Synergy Physics, where efforts meet success. हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 5 ऑन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, अब तक हमने क्या क्या देख लिया? हमने एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स देख ली। लेक्चर 3 में हमने थोड़ा सा फील के साथ देखा था कि सम कैसे होता है, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ वहाँ पे देखा था, राइट। और जो लास्ट लेक्चर था, फोर्थ लेक्चर, उसमें हमने थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज किया था, फॉर्मूला डिराइव किया था कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेक्टर एडिशन। ठीक है, मैं वेक्टर एडिशन पे एक और चीज एक्सटेंड करना चाहूंगा। लाइव डिस्कशन सेशन जो अपने चल रहे हैं उसमें मैंने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था, फिर भी मैं फॉर्मूला एक बार बोर्ड पे बताना चाहता हूँ इस चीज को, राइट। अगर तुम्हें कोई दो वेक्टर्स दिए जाए, राइट, कि लेट्स से कि ए वेक्टर है और दूसरा कोई बी वेक्टर है और इनके बीच के एंगल थीटा है, राइट, तो हम क्या बोलेंगे? इनका कोई रिजल्टेंट आएगा आर से डिनोट किया था हमने, राइट। हम बोलेंगे इसको ए प्लस बी वेक्टर होगा, सही है। तो मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा कि जो मेरा मॉड ऑफ आर है, राइट, मॉड ऑफ आर, क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, मॉड ऑफ ए प्लस बी? इसका हमने फॉर्मूला क्या देखा था? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या आया था अपना? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा, राइट, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ऐसा कुछ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ठीक है, मुझे ऐसे थीटास बताओ जिसके लिए a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है ये सबसे ज्यादा आ जाए। मतलब क्वेश्चन क्या है बेसिकली कि ये जब मैक्स होगा, राइट, ये जब मैक्स होगा तो फर्स्ट क्वेश्चन कि ये कौन से थीटा पे होगा, और सेकंड क्वेश्चन कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। मतलब मैक्सिमम मैग्नीट्यूड a प्लस बी वेक्टर का मॉड ले सकता है वो। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस में आंसर करना चाहता हूँ। देखो, इसको हम दोनों मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, थोड़ा सा फील लेके भी कर सकते हैं, और दूसरा हम मैथमेटिकल प्रूफ भी इसका कर सकते हैं, है ना। तो पहले मैं मैथमेटिकल बताता हूँ, फिर मैं तुम्हें फील बताता हूँ कि बिना मैथमेटिक्स यूज करके भी इस चीज को किया जा सकता था। कैसे? देखो, मेरे पास क्या है, देखो, अगर मुझे इस चीज को मैक्सिमाइज करना है, इस चीज को, तो तुम्हें नहीं लगता कि मुझे रूट के अंदर की चीज को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा? मतलब मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा मेरा जब भी मैक्सिमम होगा, ये क्वांटिटी जब भी मैक्सिमम होगी, तब मेरा मॉड ऑफ ए प्लस बी मैक्सिमम आ जाएगा, सही है। अच्छा, ये मैक्सिमम कब होगा? देखो, ये पॉजिटिव है, राइट, ये पॉजिटिव है, तो फर्स्ट थिंग ये पॉजिटिव होना चाहिए, एंड सेकेंड थिंग ये चीज मैक्सिमम होनी चाहिए। इसमें तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, इसमें क्या चेंज कर सकते हैं क्या हम? नहीं। तो इसमें एक सिर्फ ऐसी क्वांटिटी है जो बदली जा सकती है। हमें तो ए और वेक्टर बी वेक्टर दे दिए गए, राइट। हमें बस बोला कि तुम एंगल कोई ऐसा एडजस्ट करो जिससे तुम्हें मॉड ऑफ ए प्लस बी मैक्सिमम मिल जाए। तो हमने क्या बोला, हमारे पास जो वेरिएबल इनपुट है जिसको हम बदल सकते हैं वो है सिर्फ थीटा। तो मैं बोलूंगा कॉस थीटा को मैक्सिमम कर दो, तुम्हारा सम भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? हमें पता है ना, कॉस थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स -1। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया था, है ना, कि कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 1 हो सकती है। तो यहाँ पे मैं कॉस थीटा 1 डाल दूं क्या? ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कॉस थीटा 1 डाला, तो मेरा क्या आया? देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये स्क्वायर रूट के अंदर चल रहा है ना, ये स्क्वायर रूट के अंदर चल रहा है, याद रखना। कॉस थीटा को 1 डाल दिया, क्या ये देखा है क्या? ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये सिंप्लीफाई कैसे हो जाएगा? सिंपली ए प्लस बी आ जाएगा। क्यों? ये अंदर वाली टर्म आ रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट लूंगा तो मुझे ए प्लस बी मिलेगा। ये कौन से पे आ रहा है? जब कॉस थीटा मेरा 1 था तब आ रहा है। तो मेरा थीटा कितना आएगा? थीटा आएगा 0 डिग्री। अच्छा, थीटा 0 डिग्री मतलब पिक्टोरियली ये कैसा दिखेगा? पिक्टोरियली ऐसा दिखेगा। देखो, ये ए वेक्टर था, अब मैं इसी के ऊपर एक बी वेक्टर बनाऊंगा। अब इन दोनों की मैं एडिशन करूंगा, एक दूसरे पे लाई कर रहे हैं, राइट। इन दोनों की एडिशन करूंगा तो मुझे a प्लस बी वेक्टर की मैक्सिमम सम मिलेंगी, जो मुझे मिल रही है, कितनी मिल रही है? a प्लस बी, राइट। a प्लस बी मैक्स की वैल्यू कितनी आई? a प्लस बी। इसको कॉपी में अच्छे से लिख लेना, है ना। ये हो गया इसका मैथमेटिकल प्रूफ। चलो थोड़ा फील से करते हैं, है ना। फील से कैसे करेंगे कि सोचो, देख अब तो आ गया हमारे पास, है ना, तब तो फील लेना भी इंपॉर्टेंट है ना। ए प्लस बी मैक्स कब होगा? थीटा जब 0 डिग्री होगा, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। ये मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है मॉड ऑफ ए प्लस बी होल, राइट।
ओके, फील से कैसे कर सकते हैं? देखो यार कॉमन सेंस है, अगर मुझे मैं 3 मीटर इधर जा रहा हूं और लेट्स से कि हमें दो डिस्प्लेसमेंट दिए, राइट, कि 3 मीटर एंड 5 मीटर, तो हमें ऐसा कोई डायरेक्शन बताओ ये इन दोनों का सम मैक्सिमम दे दे। इजी है, अगर तुम कोई ऐसा जाओगे और फिर ऐसा जाओगे तो ये मैक्सिमम सम नहीं देने वाला, राइट? क्यों? तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस कम हो रहा है, राइट, लेकिन तुम ऐसा जाओगे और फिर ऐसा जाओगे तो ये तुम्हें मैक्सिमम डिस्टेंस दे सकता है, दैट इज 5 + 3। मतलब वेक्टर्स जब सेम डायरेक्शन में होंगे तब हमें वेक्टर्स का जो सम होगा वो मैक्सिमम मिल सकता है, रिजल्टेंट मैक्सिमम मिल सकता है, राइट? ओके, सिमिलरली मिनिमम के लिए भी कर सकते हैं क्या? हमने मैक्सिमम देख लिया, राइट? मैक्सिमम कौन सा एंगल पे आता है? जब थीटा 0 डिग्री होता है और मॉड ऑफ a + b मैक्स कितना आता है? a + b। ओके, मिनिमम देख लेते हैं कि हमें निकालना है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है। इजी है ना? चलो पहले विजुअलाइजेशन से करते, बाद में मैथमेटिकली। इस बार उल्टा करके देखते हैं थोड़ा। तो a + b मिनिमम कब होगा? ऑब्वियसली अगर मैं ऐसा जाता हूं और फिर वापस आता हूं तो मतलब मैं इफेक्टिवली इतना डिस्टेंस कैंसिल कर रहा हूं, राइट? तो दो वेक्टर्स जब अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होंगे, जब दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होंगे, मतलब थीटा = 180 डिग्री होगा, तब हमें a + b की मिनिमम वैल्यू मिल सकती है। और मैं श्योरली ये भी बता सकता हूं जो a + b की मिनिमम वैल्यू इट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ a - b। मॉड क्यों डाला? देखो, अगर a 3 हो गया और b 4 हो गया तो a - b कितना हो जाएगा? -1, राइट? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरी वेक्टर की लेंथ वो -1 है बोल के? नहीं, वेक्टर की लेंथ हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसलिए हमने ये मॉड फंक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया। मॉड क्या करता है? यहाँ पे जो भी वैल्यू हम डालेंगे उसको वो निगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, और पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव रखता है। मतलब कि अगर ये -2 का मॉड लेंगे तो हम 2 मिलेगा, 2 का मॉड लेंगे तो हमें 2 ही मिलेगा। इजी है, राइट? मैथ्स का कंसेप्ट है, कुछ नहीं, मॉड डालेंगे तो हमें बस उसका जो भी निगेटिव वैल्यू है उसको पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रख देंगे। इजी। तो इसका गोल क्या था? a - b कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना? ओके, सही है। चलो मैथमेटिकल प्रूफ भी देख लेते हैं इसका। इसको याद रखना है ना, मतलब याद रखना इतना डिफिकल्ट तो नहीं है इसको, बट स्टिल ये कितना आएगा? मॉड ऑफ a - b, और एक कौन से एंगल पे होगा? ये थीटा = 180 डिग्री, या जिसको हम पाई रेडियंस ऐसे भी बोलते हैं। मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे। मैथमेटिकल प्रूफ कैसे देंगे? हमें पता है जो मॉड ऑफ a + b होता है वो क्या होता है? √a² + b² + 2ab cos θ। हमने मैक्सिमम के केस में क्या किया था? cos θ को मैक्सिमम कर दिया था। अब cos θ को मिनिमम कर दो। cos θ की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? -1। तो यहाँ पे cos θ को -1 डाल दो, a² + b²। यहाँ पे -1 डालूंगा तो क्या आएगा मेरा? -2ab। क्या ये तुम्हारा ऐसा होता है क्या? a - b का होल स्क्वायर। तो मैं उसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है? मॉड क्यों डाला है मैंने? मैं बस पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना चाहता हूँ उसका। ओके, सही है, इजी है। बस मैं इसको एक बार बताना चाहता था। वैसे मैं बताते नहीं तो ये सोचना इजी था, है ना? मैं तो प्रेफर करता हूँ कि यार देखो, ये फॉर्मूले रटो, फॉर्मूले में वैल्यूज डालो, इससे अच्छा वेक्टर्स तो फील से ही हो जाता है बहुत सारा, है ना? एटलीस्ट वेक्टर एडिशन और सब्सट्रैक्शन तो हो जाएगा। जब हम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तब थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तब हमें थोड़ा बहुत पेन चलाना पड़ेगा, है ना? बट ये चीज़ें तो फील से हो जाती है यार, बहुत ईजी है ना? ओके, ठीक है। मैं और एक चीज़ कवर करना चाहता हूँ इस लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में, है ना? कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। सही है, क्या पढ़ेंगे? कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। सही है, चलो पढ़ते हैं। चलो यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं ना। क्या पढ़ना है हमें? यूनिट वेक्टर। वैसे ये थोड़ा बहुत नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यूनिट वेक्टर क्या होने वाला है। क्या लगता है? सोचो थोड़ा सा, नाम से क्या लगता है यूनिट वेक्टर क्या होगा? सही है ना? फील आ रही है कि यूनिट वेक्टर मतलब कोई तो भी चीज़ उसकी 1 यूनिट की होने वाली है ना। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ और तुम्हें पूछता हूँ कि मैं जो चीज़ का सेंस बनाना चाहता हूँ वो सही है कि गलत है ना? मतलब वेक्टर है ना, वेक्टर, हमारे पास वेक्टर, तो हमारे पास उसके 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पढ़े थे हमने। क्या पढ़ा था? एक तो उसका मैग्नीट्यूड, राइट, दूसरा होता है उसका डायरेक्शन। तो बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे कि हम
वेक्टर में इंटरेस्टेड तो होंगे लेकिन उसका मैग्नीट्यूड निकालने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। मतलब हम बोलेंगे कि ये कोई ब्लॉक है, राइट, इस पे इधर फोर्स लग रहा है, इस पे इधर फोर्स लग रहा है। क्या हमने देखा था क्या जब दो इक्वल फोर्सेस 90 डिग्री पे लगते हैं तो उनका रिजल्टेंट 45 पे आता है? सही है यार, देखो पैरेललोग्राम स्क्वायर बन रहा है तुम्हारा, है ना, और इसका ये रिजल्टेंट कितना आ रहा है, √2f आ रहा है, ऐसे हमने देखा था। तो अगर हमें कोई बोल देगा कि इसका एक्सेलरेशन कितना है विदाउट कंसर्न अबाउट द डायरेक्शन, तो हम बोलेंगे देखो इस पे फोर्स लग रहा है √2f, तो हम सीधा फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, राइट। बट हमें इस फॉर्मूले को लगाने के लिए पहले कोई तो भी एक डायरेक्शन स्पेसिफाई कर लिया और फिर हमने बोला कि हमें सिर्फ फोर्स का नेट मैग्नीट्यूड बता दो, हमें मास पता है तो हम एक्सेलरेशन का नेट मैग्नीट्यूड बता सकते हैं। इस पे हम डायरेक्शन में कमेंट नहीं करें। मतलब कुछ कुछ केसों में हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड वेक्टर का दिया जाएगा तो डायरेक्शन तो प्री अज्यूम होगा। मतलब सबको पता है कि अगर कोई ब्लॉक है इसको ऐसा छोड़ा जाए जमीन पे, राइट, तो वो इधर आने वाला है। तो हम हमेशा जो g होता है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं हम, राइट। इसके डायरेक्शन पे कमेंट नहीं करते, क्यों? पता है सबको डायरेक्शन पता है, इसलिए हम हर जगह पे डायरेक्शन स्पेसिफाई करना प्रेफर नहीं करेंगे। लेकिन कुछ कुछ केसेस हमारे पास ऐसे होंगे जहां पे हमें सिर्फ कोई वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए होगा, उसका मैग्नीट्यूड नहीं होगा तब भी चलेगा। मतलब कि लेट्स से मैं बोलना चाहता हूं कि ये कोई तो भी ए वेक्टर है, राइट, ये कोई तो भी बी वेक्टर है, तो मैं बोलना चाहता हूं कि ए वेक्टर की सिर्फ मुझे डायरेक्शन दे दो, मैं बी वेक्टर का कुछ तो कंपोनेंट ए वेक्टर के ऊपर लेना चाहता हूं। कंपोनेंट क्या होता है वो हम सुनेंगे, बट अभी बस इस चीज को जान लो कि अभी हमारे पास कोई कोई केसेस ऐसे आएंगे जहां पे हमें सिर्फ डायरेक्शन की जरूरत होगी। मतलब कोई वेक्टर का हमें सिर्फ डायरेक्शन निकालना है, वो कैसे करेंगे, है ना। यूनिट वेक्टर हमें वहां पे हेल्प कर सकता है, देखते हैं कैसे। ओके चलो, मैं बोलता हूं कोई एक वेक्टर है ए बी, है ना, दिस इज माई ए बी, राइट। ए बी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे है, इधर, और हमें पता है ए बी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, ऐसे, राइट। ओके, अगर मैं ए बी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, थोड़ा सा सोच के देखो। अगर मैं ए बी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहा हूं, सबको पता है ना जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर मुझे कोई बोले कि मैं 5 न्यूटन ईस्टवर्ड जाना चाहता हूं तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ 5 न्यूटन होगा, राइट। इसका मैग्नीट्यूड होगा तो 5 न्यूटन आएगा। तो मैं 5 न्यूटन ईस्ट वर्ड्स को डिवाइडेड बाय 5 न्यूटन कर रहा हूं तो ये कितना आएगा, देखो ये 1 न्यूटन ईस्ट वर्ड्स बचेगा क्या, सही है, इजी है ना, कोई सोचने वाली बात नहीं है। बेसिकली हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमने स्केलर मल्टीप्लीकेशन टू द वेक्टर देखा था ना, हमने क्या देखा था, अगर कोई वेक्टर को हम कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे स्केलर कौन सा हो जाएगा हमारा, हम इस क्वांटिटी से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसको, ए बी वेक्टर को। ए बी वेक्टर को हम इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं कोई वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या चीज आएगी, इजी है। मैं क्या करता हूं, देखो इस चीज का जो ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं, सही। देखो स्केलर है, स्केलर वेक्टर मॉड के अंदर लिखो या बाहर लिखो, वो तो एक ही चीज होगी। मतलब मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, ए बी वेक्टर अपॉन मॉड ए बी वेक्टर, सही है, इजी है। तो क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है क्या, यू कैन इमेजिन, है ना। अगर कोई वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो तुम्हें एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 है, राइट, और डायरेक्शन ए बी वेक्टर के पास है। इतना समझ में आ रहा है, इजी है ना। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, कैसे बता रहा हूं कि अगर कोई वेक्टर को तुम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हो, राइट, ये मेरा ए बी वेक्टर था, ए बी वेक्टर, अगर मैं उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करता हूं तो मुझे एक कोई तो भी वेक्टर मिलने वाला। लेट्स से कि मैं उसको सी वेक्टर बोलता हूं, है ना, सी वेक्टर, मुझे एक सी वेक्टर मिलने वाला है। और वो सी वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होगी, ये सी वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, और इसका जो डायरेक्शन है वो ए बी वेक्टर के बराबर होगा। डायरेक्शन कौन सा होगा, ए बी वेक्टर, सही है,
इजी है, समझ रहे हो? बस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, तुम्हें एक सी वेक्टर मिलेगा और उस सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा और डायरेक्शन होगा ए बी वेक्टर के बराबर होगा। बेसिकली अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन टू द वेक्टर। तो हम इस सी वेक्टर को लिखने की बजाय अगर मैं सिर्फ एक नोटेशन इंट्रोड्यूस कर दूं, क्या चीज के लिए? यूनिट वेक्टर के लिए, कि जब भी मुझे पता चलेगा कि ऐसा कोई चीज होगी तो ये यूनिट वेक्टर है ए बी वेक्टर का, तो ये होता है उसका नोटेशन। ऐसे छोटा सा कैप डालते हैं ना, ठीक। ये चीज मुझे क्या बताएगी? ये चीज मुझे ये बताएगी कि ये यूनिट वेक्टर है अलोंग ए बी वेक्टर के डायरेक्शन में। बेसिकली ये चीज है ना, ये चीज, इसको हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी डायरेक्शन। ओके, मुझे कोई सीडी ऐसे दे दो तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे कि कोई सीडी है ना, सीडी वेक्टर है, तो मैं बोलूंगा जो मेरा सीडी का यूनिट वेक्टर है सीडी के अलोंग, राइट, वो कितना होगा मेरा? सीडी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सीडी वेक्टर। सही है, इसमें ज्यादा समझने वाली बातें करना ही है। बस कोई भी वेक्टर दिया हुआ है, हमें वेक्टर दिया हुआ है मतलब उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और हम डायरेक्शन दिया हुआ है, हम क्या बोलेंगे? हमें मैग्नीट्यूड मत बताओ, हमें सिर्फ वेक्टर का डायरेक्शन बताओ। उस डायरेक्शन में 1 यूनिट का जो वेक्टर होगा, 1 यूनिट मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर होगा, हम उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग दैट वेक्टर, राइट, यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। सही है, इजी है। चलो कोई एग्जाम्पल कर लेते हैं ना, एक फटाक से एग्जाम्पल करो, इसमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक, बट हम इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर्स पढ़ने वाले है ना, कार्टेशियन कंपोनेंट वाले में, तो इसलिए मैं इसकी फील दिलाना चाहता था। बाकी यूनिट वेक्टर में ऐसा कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लाइक नथिंग डिफिकल्ट टू ग्रास्प। ओके, हमें कोई बोल दे कि x है, ये y है ना, मैं फोर्स लगा रहा हूं x डायरेक्शन के बारे में, लाइक ओ एक्स के डायरेक्शन में है ना, ओ एक्स के डायरेक्शन में 5 न्यूटन, राइट। तो जो मेरा फोर्स है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैंने क्या बोला? मैं लगा रहा हूं 5 न्यूटन, राइट, किसके डायरेक्शन में? ओ एक्स के डायरेक्शन में। तो मैं ओ एक्स की डायरेक्शन को कैसे स्पेसिफाई कर सकता हूँ? क्या मैं ऐसे स्पेसिफाई कर सकता हूँ क्या? सही है, ओ एक्स की डायरेक्शन में इसको देखेंगे हम ना, एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग कुछ यूनिट वेक्टर्स हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में बताए हुए, लेकिन अब तक जितना नॉलेज हमारे पास है कि हम कोई यूनिट वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं? कैप के बजाय, राइट। अगर ओ एक्स नहीं लिखता, मैं उसको ओ ए लिखता और ओ बी लिखता, तो हम कैसे लिखते हैं इसको लिखते हैं कि ये ओ एक्स नहीं है मेरा, ओ ए कैप है, राइट। तो अगर मैं कोई 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूं? मेरा फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड इनटू इसका डायरेक्शन। सही है, तो बेसिकली यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करने में एक सिंबल दे रहा है। हम हर बार थोड़ी ऐसे लिखेंगे यार कि 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वी नीड सम स्टैंडर्ड नोटेशन, राइट, कि ये जो डिनोट कर रहा है उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड नोटेशन चाहिए। हर बार इतनी लंबा लंबा लिखेंगे यार, थोड़ा सा पेन हो जाएगा, राइट। तो हमने क्या बोला? अगर हमें कोई ओ ए के अलोंग कोई 5 न्यूटन का वेक्टर बता रहा है तो हम बोलेंगे, उसको बोलेंगे ये हमारा है 5 न्यूटन अलोंग ओ ए कैप। ओ ए कैप का है यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, कोई एक यूनिट वेक्टर है 1, राइट, 1, लेट्स से कि दिस इज ए बी नहीं यार, इसको ए बी क्या बोल देता हूं, है ना। ओके, इस डायरेक्शन का अलोंग कोई 1 है। अगर मैं बोलना चाहता हूं कि मैं 5 न्यूटन ए बी कैप के अलोंग लगाना चाहता हूं या 5 न्यूटन ए बी वेक्टर बनाना चाहता हूं, तो ये कैसा बनेगा? तो ये इसका 5 टाइम्स हो जाएगा, राइट, दिस इज माई ए बी, और मैं इसको क्या बोल सकता हूं? क्या मैं इसको 5 टाइम्स ए बी कैप बोल सकता हूं क्या? तो बेसिकली यूनिट वेक्टर को अगर तुम वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें वो वाला वेक्टर मिल जाएगा जो इस यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में 5 टाइम्स बन रहा है। सही है, मतलब इस डायरेक्शन के अलोंग अगर मैं 5 न्यूटन फोर्स लगाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? बस 5 न्यूटन को ए बी कैप से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ए बी कैप कर रहा है मुझे 5 न्यूटन, मुझे बता रहा है कि इतना मैग्नीट्यूड का फोर्स, ए बी कैप मुझे बता रहा है उस डायरेक्शन में लग रहा है। सही है, इजी है। तो मैंने यहां पे वही चीज की, मैंने क्या बोला? 5 न्यूटन का फोर्स ओ ए कैप डायरेक्शन के अलोंग लग रहा है। ओके, इजी, नथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना। चलो अब हमने देख लिया कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स होते हैं जो हम फिजिक्स में बहुत हेवीली यूज करने वाले हैं, है ना। देखो अब तक तो बस वेक्टर्स की फील आ रही थी, लेकिन अभी इसके आगे जो सेक्शन चालू होगा ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लाइक पॉइंट ऑफ व्यू से। जो एक्चुअल हम मैथ्स करेंगे ना वो
इसके आगे जो पढ़ेंगे उसके ऊपर करेंगे। लेकिन अब तक का पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट था कि वहां पे हमें फील लाइक जनरेट करनी थी, राइट, कि एक्चुअली हो क्या रहा है पेपर पे, सही है। लेकिन इसके आगे जो पोर्शन हम पढ़ेंगे, राइट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्या चीज के लिए, एक्चुअल फिजिक्स में यूज करने के लिए, है ना। चलो, तो हमने यूनिट वेक्टर देख लिया कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, कोई एक वन मैग्नीट्यूड का वेक्टर होता है कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो हमें पता है कि हम डायरेक्शन कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। सबसे फेमस डायरेक्शन स्पेसिफाई करने का टूल कोऑर्डिनेट्स, राइट, एक्स वाई जी के बारे में सुना ही होगा हमने, सुना हुआ है क्या, एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट। मैंने क्या बोला, अगर मैं कहीं एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग इधर ऐसे जाना चाहता हूं, तो मुझे इस डायरेक्शन में जब भी जाना चाहता हूं, मुझे कोई यूनिट वेक्टर दे दो। लेट्स से कि मुझे अगर 5 मीटर इस डायरेक्शन में जाना है या 7 मीटर डायरेक्शन में जाना है, मैं किसी को बता पाऊं कि मैं 7 टाइम्स इस डायरेक्शन में चला, तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला ठीक है, हम इसके लिए भी एक नोटेशन इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हर बार हम OX कैप, OZ कैप या OY कैप ऐसे लिखे, उसके बजाय हमने क्या बोला कि हम OX कैप लिखने के बजाय हम उसको I कैप लिखेंगे। दिस इज स्मॉल आई, है ना। हम OY कैप लिखने के बजाय हम इसको J कैप लिखेंगे, और हम OZ कैप लिखने के बजाय हम इसको K कैप लिखेंगे। कोई नहीं है, बस स्टैंडर्ड नोटेशन है, लेकिन बहुत बार आएगा, है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये O था हमारा ओरिजिन, राइट, कि उन्होंने क्या बोला कि अगर इस वेक्टर के अलॉन्ग मुझे कोई यूनिट वेक्टर लिखना है, तो मैं OX कैप लिखने के बजाय I कैप लिख देता हूं, OZ कैप लिखने के बजाय K कैप लिख देता हूं, और OY कैप लिखने के बजाय J कैप लिख देता हूं। तो ये कितना है, Y को हम बोलेंगे J कैप, अगर OY के डायरेक्शन में जा रहा है कोई, X को बोलेंगे हम I कैप, राइट, और Z को बोलेंगे हम K कैप। इजी, सही है। चलो एग्जांपल यहीं पे करा देता हूं। अगर कोई मेरा यहां से यहां 7 मीटर गया, तो मैं उसका वेक्टर कैसे लिखूंगा, यहां से यहां 7 मीटर गया, ये वाला वेक्टर, तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूं, लेट्स से कि हमने उसको OA बोल दिया, तो OA वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं, ऑल्टरनेटिवली मैं उसको लिखूंगा 7I कैप। इजी। अगर कोई OY के अलॉन्ग जाता है 5 मीटर, राइट, दिस इज माय B, है ना, तो मैं OB वेक्टर को कैसे लिख सकता हूं, OB वेक्टर को मैं लिख सकता हूं 5J कैप। सही है, इजी। और अगर OZ के अलॉन्ग कोई 3 मीटर चल रहा है, तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूं, इसको OC बोल दो, है ना। OC वेक्टर कितना आ रहा है मेरा, 3K कैप। इजी, कोई नहीं, यूनिट वेक्टर्स है जो परपेंडिकुलर एक्सेस होते हैं हमारे, उसके जगह। सबको एक्स वाई जी एक्सेस पता है ना, अगर x ऐसा है, y ऐसा है, तो z एक्चुअली कैसे होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, आइदर कमिंग आउट ऑफ द प्लेन या अंदर। अगर पॉजिटिव इसको बोलते हैं तो निगेटिव कर सकते हैं, सिमिलरली लाइक एक्स वाई जी आर, है ना। पता है, सबको पता है ना, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। बस पता चल गए कि स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स क्या है हमारे, जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप होगा, लाइक जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम आई कैप बोलेंगे, वाई के अलॉन्ग जे कैप, जेड के अलॉन्ग के कैप। इजी, राइट। अच्छा चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके ऊपर, थोड़ा अच्छा वाला। एक सेकेंड, चलो एक यूनिट वेक्टर का एग्जाम्पल देखेंगे, है ना, यूनिट वेक्टर का एग्जाम्पल। ओके, मैं तुम्हें क्या करता हूं, सिर्फ x और y में अभी एग्जाम्पल करा रहा हूं, है ना। धीरे धीरे हम z के भी एग्जाम्पल के कैप करना चालू कर देंगे, बट अभी भी करते हैं। अगर कोई तुम्हें हमें ऐसा एक पॉइंट दे दे, है ना, सबको पॉइंट्स पता है ना क्या होता है। अगर मैं x, y लिखता हूं, राइट, व्हाट इज x? x इज बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, और जो y होता है बेसिकली इट इज डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, है ना। अगर मैं यहाँ पे 0,2 लिखता हूँ, राइट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3,0, सॉरी दिस इज 2,0, राइट, ये मेरा 0,3 है, और ये कोई लिखा हुआ है ना, मतलब मान लो ऐसा जनरल पॉइंट है, सम 4,5। अब हम क्या करना चाहते हैं, ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, पॉइंट्स, इनको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। हमने बोला सही है, हमें आता है। जो OX डायरेक्शन होगा, इसमें ये पॉइंट कितना दूर है, यहां से कितना दूर है, ये 2 है, 2, राइट, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है 2 है, और डायरेक्शन क्या है, आई कैप। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, इस पॉइंट को, जो 2,0 पॉइंट था, विच इज इक्विवेलेंट टू, राइट, ये इक्विवेलेंट है मेरा किससे, जो 2i कैप वेक्टर है उससे। इजी, मैं बस 2
यूनिट चलाता x डायरेक्शन, तो मैं इसको लिख सकता हूं जो मेरा 2,0 पॉइंट है वो 2i कैप है। सिमिलरली अगर मेरा 0,3 लिखा हुआ है तो मैं कैसे लिख सकता हूं उसको, 3j कैप लिखूं क्या, 3j कैप। 3j कैप क्यों लिखूंगा मैं सिर्फ 3 यूनिट चलाता y डायरेक्शन में, और हमें पता है जो OY होता है उसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है j कैप, और हम कोई यूनिट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई एक मैग्नीट्यूड से, तो हमें वो एक वेक्टर देता है उस डायरेक्शन में उतने मैग्नीट्यूड का। मतलब अगर मैं यहां से यहां एक वेक्टर बनाता हूं 3 यूनिट का, तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूं, 3j कैप। अच्छा, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है क्या, देखो बाद में चैलेंजिंग लगेगा, लेकिन अभी ये नया है हमारे लिए, राइट। हम यहाँ पे 4,5 एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं जा रहे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग नहीं जा रहे, जेड एक्सिस के अलॉन्ग नहीं जा रहे, कोई तो भी बीच में ही जा रहे हैं हमें, ये वेक्टर कुछ ऐसा बन रहा है, राइट। अब हमें इस वेक्टर को आई और जे कैप के टर्म्स में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। सही है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इस चीज को बनाता हूँ, ये वेक्टर समथिंग ऐसा है, ये यहाँ पे 4,5 है। अच्छा, 4,5 की मैं इमेज ले लूं क्या यहाँ पे, देखो ये वेक्टर कितना था मेरा, तुम ट्रायंगल लॉ से करो या पैरेललोग्राम लॉ से करो, कुछ भी चल जाएगा, है ना, ठीक है। ये वेक्टर कितना था मेरा, अगर ये 4 है, 4, तो ये पॉइंट क्या बनेगा मेरा, ये पॉइंट बनेगा मेरा 4,0, राइट। और ये पॉइंट क्या बनेगा, ये पॉइंट बनेगा मेरा 0,5। इजी। तो इस वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, इस वेक्टर को मैं क्या 4i कैप लिख सकता हूं क्या, और इस वेक्टर को क्या लिख सकता हूं मैं, इसको 5j कैप लिख सकता हूं क्या, राइट। अच्छा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें क्या कह सकता है, तो हमें दो साइड्स पैरेललोग्राम की दी जाए तो उसका जो डायगोनल है, डायगोनल वो हमें इनका रिजल्टेंट देगा। सही है, तो क्या मैं इस वेक्टर को इन दो वेक्टर का सम लिख सकता हूं क्या, इसको मैं अगर r बोलूं, r, राइट, तो मेरा r वेक्टर क्या बन रहा है, बेसिकली इट इज दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 4i कैप प्लस 5j कैप। इजी। तो जो हमारा 4,5 था वो इक्विवेलेंट आ रहा है 4i कैप प्लस 5j कैप। क्या तुम एक सेंस नोटिस कर सकते हो क्या, कुछ नहीं है, ये जो i कैप, j कैप, k कैप लिखा हुआ है ना, वो बस कोऑर्डिनेट्स को रीअरेंज करके लिखने का कुछ तो एक नया तरीका है, ऐसे मैं देख सकता हूं। सही है, कैसे, देखो 4,5 था, जो कंपोनेंट x के अलॉन्ग था उसके साथ i कैप आता है, देखो यहाँ पे 2 0 था, राइट। क्या मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2i कैप प्लस 0j कैप लिख सकता था, राइट। इसको 3j कैप प्लस 0i कैप लिख सकता था ना। बेसिकली हमें ये बता रहा है कि अगर ये वेक्टर ऐसा कोई लिखा होगा, जैसे अगर हमें कोई लिखा हुआ कि 2i कैप प्लस 3j कैप है, तो हम क्या बोलेंगे, ये कोई एक वेक्टर है जिसमें हम x एक्सिस पे 2 यूनिट चलना चाहते हैं और y एक्सिस पे 3 यूनिट चलना चाहते हैं। इजी, सही है, बहुत इजी है ना, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं अंडरस्टैंड करने का, बस तुम्हें कोऑर्डिनेट सिस्टम जो था हमारा, राइट, कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते थे हम, x, y, जो हमारा i कैप के साथ आएगा वो हमारा आएगा x कोऑर्डिनेट, जो j कैप के साथ आएगा वो हमारा y कोऑर्डिनेट। इजी, सही है, इसमें कुछ डिफिकल्ट अंडरस्टैंड करने के लिए नहीं है, राइट। नोट डाउन करना अच्छे से, है ना, ये बहुत बार आने वाला है, मतलब i कैप, j कैप, k कैप के साथ ही हम डील करेंगे। बेसिकली ये पॉलीगॉन लॉ, ट्रायंगल लॉ इतना काम नहीं आएगा हमारे पास, लेकिन ये जो i कैप, j कैप, k कैप के साथ हम जो भी ऑपरेशंस करना चाहते हैं इसके आगे, इनका एडिशन करेंगे हम, राइट, इनके कंपोनेंट्स लेंगे, इनका प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो इसको अच्छे से समझ के लेना। i कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग x एक्सिस, y एक्सिस के अलॉन्ग j कैप, z एक्सिस के अलॉन्ग k कैप, और अगर हमें कोई कोऑर्डिनेट दे देगा 4,5 तो हम क्या उसको कैसे लिख सकते हैं, 4i कैप प्लस 5j कैप। इजी है ना, मिटा दूं, पॉज करके तुम नोट डाउन कर लेना इस चीज को, है ना। ओके, सही है। चलो, अगर हमें कोई वेक्टर, हमने अभी क्या सीखा कि हमें अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है तो उसको हम i कैप, j कैप, k कैप के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, है ना। कैसे, कि अगर कोई हमें एक जनरल पॉइंट a, b दिया हुआ है, a, b हमें कोई जनरल पॉइंट दिया हुआ है ना, तो इस वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस वेक्टर को मैं लिख सकता हूं ai कैप प्लस bj कैप। यहां पे ai कैप कैसे हो जाएगा, ये ऐसा हमारा ai कैप है, राइट, और ऐसे हमारा bj कैप है। चलो, अगर तुम्हें कोई ऐसा वेक्टर दे दे कि हमें बोल दे कि एक वेक्टर है कोई तो, है ना, कि लेट्स से
आर वेक्टर है, कोई आर वेक्टर हमें ऐसा दे दिया कि 3i कैप प्लस 4j कैप। अब किसी ने बोला कि हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाओ, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाओ। तो हमें पता है मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, इस वेक्टर की लेंथ कितनी होने वाली है। हमने बोला सही है, हम क्या करते हैं, एक बार कार्टेशियन सिस्टम पे इसको प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि क्या हम इस चीज की लेंथ निकाल सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस वेक्टर को करने की बजाय मैं एक जनरल वेक्टर ए आई प्लस बीजे के लिए कर रहा हूं, जिससे हमें एक फॉर्मूला भी मिल जाएगा। सही है, तो ये वाला हटा रहा हूं मैं। क्वेश्चन समझ में आया क्या करना है हमें, इस वेक्टर की लेंथ निकालनी। कैसे निकाल सकते हैं, इजी है यार, पाइथागोरस थ्योरम है ना। ये लेंथ कितनी होगी, ये बी होगी, ये लेंथ कितनी होगी, ये ए होगी, मैं इसको ए लिख रहा हूं। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ रहा है, जो हमारा मॉड ऑफ ए आई प्लस बी जे आ रहा है वो कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या इसको फॉर्मूले की तरह याद रखने की जरूरत है क्या, कॉमन सेंस है भाई, जितना भी जाएगा मैं बस पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं तो इसको याद नहीं रखता यार फॉर्मूले को, बट बहुत बार मैं सीधा यूज करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि तुम इस चीज को एटलीस्ट दिमाग में रखो कि हमने ऐसा कोई तो भी सीखा था, जब भी यूज आएगा तब पाइथागोरस थ्योरम थोड़ी लगाएंगे हम। कैलकुलेशन क्विक होने के लिए ये चीज याद होना थोड़ा सा हैंडी हो जाता है ना। सही है, तो अब हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। अगर कोई हमें एक आर वेक्टर देगा, वेक्टर कैसे दिया है हमें, 3i कैप प्लस 4j कैप, और हमें कोई पूछेगा कि हमें बताओ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आर वेक्टर, तो हम क्या बोलेंगे, हमें पता है ये होता है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स 5, राइट। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 5। लेकिन क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड से हमारा काम चल जाता है क्या यार, हमें वेक्टर का डायरेक्शन भी तो निकालना आना चाहिए कि ये वेक्टर इस एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, राइट। लेट्स से कि ये एक्स एक्सिस के साथ कोई अल्फा एंगल बनाता है, हमें एंगल भी तो निकालना आना चाहिए। तो एंगल कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं, चलो उसका भी एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं हम। इजी है ना, कुछ नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाएंगे, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। कैसे, इस एंगल का टैन कितना होगा, टैन अल्फा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट बी बाई ए। तो अल्फा कितना आ रहा है, अल्फा आ रहा है मेरा बेसिकली टैन इनवर्स बी बाई ए। लो आ गया तुम्हारा एंगल भी। सही है, अगर ये दोनों 1 1 होते तो देख सकते हैं ना कि अगर ये आई कैप होता और ये सिर्फ जे कैप होता, मतलब आई कैप प्लस जे कैप ऐसा वेक्टर बना रहे हैं हम, है ना। मतलब ये क्या है, 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप। तो बेसिकली ये इधर 1 जाएगा, इधर 1 जाएगा, हमारे पास स्क्वायर बनेगा। तो ये वाला जो डायगोनल है वो बनाएगा बेसिकली 45 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। सही है, इजी, एक बार ड्रॉ करके देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा। इजी, इसमें कोई नहीं समझने वाली बात है क्या, नहीं है ना। तो हमें इससे आगे हम क्या करेंगे, कोई भी हमें एक जनरल वेक्टर दिया जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो मैं सीधा उसका मैग्नीट्यूड रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूं, और उसका जो डायरेक्शन मैं बोलूंगा ये एक्स एक्सिस से टैन इनवर्स बी बाय ए एंगल बनाता है। इसको कैसे याद रखता हूं मैं, वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, ऐसे याद रखता हूं मैं। मतलब यार टैन इनवर्स बी बाय ए, कभी ऐसा भी तो कंफ्यूजन हो सकता है कि ए बाय बी लिखूं या बी बाय ए, तो मैं कैसे याद रखता हूं, अल्फा इक्वल टैन इनवर्स वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट। दिमाग में फिट करके लो, कैसा, वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, ऊपर वाई नीचे एक्स, इतना, ठीक है। बी और ए के टर्म्स में मत याद रखो, क्यों, तो यहाँ पे तुम्हें बी और ए इमेजिन करने में थोड़ी सी दिक्कत जा सकती है। अगर कोई हमें बोल दे कि 5 जे कैप प्लस 4 आई कैप दे दिया, ये थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है, राइट। यहाँ पे पहले जे कंपोनेंट लिखा है, बाद में आई कंपोनेंट लिखा है। तो मैं कैसे याद रखता हूँ, इसका ये जो एंगल बनाएगा, राइट, वो एंगल कितना बनाएगा, वाई कंपोनेंट कितना है 5, हमें पता है जे कैप इज पॉइंटिंग अलॉन्ग्स वाई, वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट। तो लो हमारे पास एंगल आ गया, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। ओके, इजी है, बहुत इजी है ना। चलो वो z वाला भी देख लेते हैं कि अगर z के अलॉन्ग कोई वेक्टर बनता है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते, इसको नोट डाउन कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब ये यूनिट वेक्टर हटा दो, है ना। अब यूनिट वेक्टर के एप्लीकेशन देख रहे हैं अपन। इजी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना तुम्हारी, बेसिक वाली, है ना। चलो अगर हमें कोई बोलता है कि तुमने एक्स वाई के लिए तो इजीली मैग्नीट्यूड निकाल लिया z, राइट। अगर कोई एक जनरलाइज वेक्टर यहाँ पे ऐसा बनता है, 3D में इमेजिन करना है ना, ये ऐसा कहीं तो भी बन रहा है 3D में, ये कहाँ पे बन रहा है, a, b, c,
तो क्या सेम लॉजिक जो हमने 2D में बनाया था, मतलब x और y के लिए बोला था कि अगर a, b पे कोई पॉइंट खड़ा है तो मैं उसको a i कैप प्लस b j कैप लिख सकता हूँ। तो सिमिलरली ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। जो z के साथ कंपोनेंट आ रहा है उसके साथ k कैप डाल दूंगा मैं। अच्छा, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसको x और y बोल देता हूँ और इसको z बोलता हूँ, थोड़ा विजुअलाइजेशन ईजी हो जाता है यार। अच्छा देखो कि हमें a b c यहाँ पे कुछ तो बनाना है ना, a, b, c। तो मैंने क्या बोला, तुम इस प्लेन में एक परपेंडिकुलर डाल दो, है ना। देखो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है x एक्सिस के अलोंग a, y एक्सिस के अलोंग b और z एक्सिस के अलोंग c। सही है, इजी। तो मैंने क्या बोला, तुम एक परपेंडिकुलर डाल दो यहाँ पे, तो बेसिकली ये यहाँ पे मीट कर रहा है, राइट। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ तो हमने देख ली थी, याद है √a² प्लस b²। तो ये जो लेंथ आ रही है अच्छे से ड्रॉ करके देखना, तुम्हें भी आ सकता है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है ना। बोर्ड पे अच्छे से ड्रॉ नहीं हो रहा है, ये 3D में कैसे ड्रॉ करूंगा, है ना। तो √a² प्लस b² इसकी लेंथ आ गई। अच्छा ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ बेसिकली जो तुम्हारा z कंपोनेंट होता है ना, वो होता है तुम्हारा एक्स वाई प्लेन से कितना डिस्टेंस तुम ऊपर जा रहे हो। तो हमें बताया यहाँ पे c डिस्टेंस ऊपर जा रहे हो। तो क्या इस ये 90 डिग्री, राइट, हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला था इस प्लेन में। थोड़ा सा इमेजिन करो कि ये प्लेन है, राइट। ये प्लेन में कोई तो भी एक ऐसा वेक्टर है, इस वेक्टर का परपेंडिकुलर मैंने ऐसा डाला। विजुअलाइज करो, ठीक है, देखो फिगर को अपने आंखों के सामने बनाओ, है ना, ठीक है। तो ये कितना है, √a² प्लस b², ये c है। तो क्या ये वाली लेंथ में पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकता हूँ। ये देखो ये 90 डिग्री है ना, देखो 3D में है इसलिए वो लग नहीं रहा है, लेकिन 3D में विजुअलाइज करके देखो। चाहो तो 2-4 पेन रख लेना और उसको ऐसे अरेंज करके देखना। ये कितना है, √a² प्लस b², ये है c। तो ये वाली लेंथ मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकता हूँ क्या। ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, जो कि अपना मॉड ऑफ r है, वो आ जाएगी, तुम देखना कैलकुलेट करके, है ना, √a² प्लस b² c²। क्या ये फॉर्मूला में रटने की जरूरत है क्या, नहीं है, राइट। a, b, c दिया हुआ है, तो हम इसको सीधा √a² प्लस b² प्लस c² लिख सकते हैं, विच इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, विच इज, इस वेक्टर को a, b, c दिया है, तो हम इस वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, बस इसका मैग्नीट्यूड कैसा है, √a² प्लस b² प्लस c²। सही है, इजी है, नोट डाउन कर लो फटाक से। चलो मैंने बोर्ड को रब कर दिया है ना। क्या हमने आज यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा था क्या, यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या होता है, अगर हमें कोई ए बी वेक्टर दिया गया है ना, ए बी वेक्टर, हमने उसको कैसे डिनोट किया था, ए बी कैप से, है ना। जो कैप होगा वो हमें यूनिट वेक्टर बताएगा। देखो आई के साथ भी कैप आता है, जे के साथ भी कैप आता है, के साथ भी कैप आता है। ये कैप क्या डिनोट करता है, इट इज अ यूनिट वेक्टर, है ना, सही है। तो हमने ए बी कैप का फॉर्मूला कैसे देखा था, कि फॉर्मूला क्या है, बस कॉमन सेंस है कि जो वेक्टर है उसको अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास जो बचेगा वो हमारे पास बचेगा उस वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर, है ना। मैंने बोला सही है। तो क्या करो, मुझे इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल के बताओ। जो ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर, इसको उन्होंने बोल दिया कि चलो इसको आर वेक्टर बोल दो तुम। तो मुझे क्या फाइंड करना है, मैं इंटरेस्टेड हूं कि मेरा आर कैप कितना होगा। कैप मतलब यूनिट वेक्टर, है ना, कि मेरा आर कैप कितना होगा बताओ। मैंने बोला सही है, हमारे पास तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन पता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, इस डायरेक्शन में ये 1 यूनिट लेंथ का जो वेक्टर होगा वो यूनिट वेक्टर होगा। और हम इसको कैसे करेंगे, इस वेक्टर को अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो हमें इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। सही है, तो निकालते ये वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, आर को। ईजी है, अभी देखा हमने, है ना। ये क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप लिख दो क्या, सही है। क्या मुझे कोई मॉड आर बताएगा, मॉड आर कितना होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है यार, 3² प्लस 4², तो इसी के लिए आ रहा है 5, तो मॉड आ रहा है मेरा 5। तो चलो यूनिट वेक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। जो मेरा आर कैप है, आर कैप वो होने वाला है मेरा आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। सही है, आर वेक्टर क्या है मेरा, 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड है, मॉड आर कितना है मेरा 5। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख दूँ क्या, 3-5i कैप प्लस 4/5j कैप, ये आ गया मेरा यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर आर वेक्टर, राइट। तो हमें क्या दिया गया था, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे और हमें बोला गया था कि सर
हमें इस वेक्टर के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाओ। ये आ गया यूनिट वेक्टर। अच्छा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये क्या कोई क्वेश्चन हो गया यार? यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड भी तो यूनिट आएगा, मतलब 1 आएगा। चलो निकाल के देखो कि इसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा। ईजी है, देखो ऊपर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होगा, नीचे 5 स्क्वायर होगा। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 5 स्क्वायर, राइट? 5 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो मैं ऐसा कोई भी वेक्टर दे दूंगा तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन दे दो फटाक से, उसका भी निकाल लो यूनिट वेक्टर। चलो तो मैं क्या करता हूँ, अभी सीधा आई कैप और जे कैप में देने की कोशिश करता हूँ, और हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स के साथ डील करेंगे, फिगर्स को थोड़ा कम बनाएंगे, है ना। जब भी हमें किसी चीज़ की फील लेनी होगी तो हम फिगर बनाएंगे, जब मैथ्स करना होगा तो थोड़ा बहुत जो फॉर्मूला पड़ा है उसका यूज़ कर लेंगे, राइट। अगर हमें किसी ने ऐसा एक वेक्टर दे दिया, क्या दिया है हमें, 12 आई कैप माइनस 5 जे कैप, क्या इसको तुम विजुअलाइज कर सकते हो क्या कि वो कोऑर्डिनेट, लाइक अपना जो क्वाड्रेंट सिस्टम है वो कहाँ पे आएगा? तो अगर ये तुम्हारा प्लस आई कैप था तो क्या मैं इसको माइनस आई कैप बोल दूँ क्या? देखो ना यार, अगर तुम्हारा प्लस आई कैप ऐसे पॉइंट कर रहा है तो माइनस आई कैप कैसे पॉइंट करेगा? बस तुम्हारा डायरेक्शन तो रिवर्स हो रहा है। तो अगर कोई चीज़ नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट करती है तो मैं उसका वेक्टर कैसे लिखूंगा? माइनस आई कैप माइनस जे कैप। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई एक चीज़ लिखी हुई है, राइट, यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट, जैसे कि -3, -5 लिखा हुआ है ना, तो इस वेक्टर को मैं कैसे लिखूंगा? इस वेक्टर को मैं लिखूंगा मेरा -3 आई कैप और -5 जे कैप। सही है, इजी है। -3 जा रहा हूँ, इसी चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको बोल सकता हूँ मैं 3 यूनिट्स गया माइनस आई डायरेक्शन में और 5 यूनिट्स गया माइनस जे डायरेक्शन में। बस रीअरेंज करके लिखा हुआ है, ईजी है ना। मतलब -3 -5 था, उसको ईजी टू अंडरस्टैंड कैसे लिखा मैं? 3 यूनिट गया माइनस आई डायरेक्शन में, 5 यूनिट गया माइनस जे डायरेक्शन में। सही है, ईजी है। चलो इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकाल कर ये कहाँ पे लाई करेगा? देखो 12 यूनिट आई डायरेक्शन में गया और फिर -5 यूनिट जे डायरेक्शन में गया, मतलब ये यहाँ पे कहीं तो बनेगा। दिस इज 12, -5। ईजी ईजी। इसका यूनिट वेक्टर निकालो। चलो अपने कॉपी में निकालो फटाक से। वीडियो को पॉज करना है और इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या मैं इसका फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूँ? मेरा वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर। वेक्टर आर तो दिया हुआ है, मॉड ऑफ आर कितना आएगा बताओ? मॉड ऑफ आर आएगा √12² प्लस -5 का स्क्वायर। ये कितना आएगा? 12² प्लस 5 स्क्वायर आता है 169, करके देखो तो ये आएगा 13। तो मॉड ऑफ आर आया मेरा 13। तो मेरा आर वेक्टर कितना बना? मेरा जो आर वेक्टर है वो बना 12 आई कैप अपॉन 13 माइनस 5 जे कैप अपॉन 13। इस चीज़ को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, है ना यार। 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स है यार, अब ये थोड़ी बताऊंगा, है ना। इजी है, बहुत बेसिक सा स्टफ है। अगर कोई वेक्टर दिया गया है तो उसका हम यूनिट वेक्टर काफ़ी आराम से निकाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत जाएगी क्या? नहीं है। इसको और डिटेल में कवर करना है? नहीं, ज़रूरत नहीं है ना। डीपीपी में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे। कॉमन सेंस है यार, है ना। यूनिट वेक्टर, कोई एक वेक्टर के डायरेक्शन में 1 यूनिट लेंथ का एक वेक्टर, और हमने देखा कि उसके डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम, वो आर कैप से। आर कैप क्या होता है? वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। सही है, ये चीज़ को बस याद रखो, बाकी सब चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएगी, है ना। तुम्हारा यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में? आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। सही है, इजी। चलो मैं रब कर रहा हूँ। अच्छा भैया, हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली अभी। अब क्या करते हैं और एक अच्छी चीज़ सीखते हैं, है ना, जो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी इम्पोर्टेंट होगी। ठीक, कि हम वेक्टर्स के कंपोनेंट्स कैसे लेते हैं। वेक्टर्स के कंपोनेंट्स, इसको एकदम इम्पोर्टेंट हेडिंग में डालना है ना। अगर ये चीज़ उड़ गई तो मैकेनिक्स भूल जाना। इसका यूज कहाँ पे आएगा पहले वो देख लेते हैं, बाद में मतलब पहले क्यों सीखना चाहते हैं वो देखते हैं। इससे थोड़ा सा वो ग्राफ्स करने में इजी होता है ना, राइट। हमें क्या दिया जाएगा? हमें बोल दिया जाएगा कि ऐसा कोई एक वेज है ना, ऐसा वेज, और इस पे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक मास m का, एंगल थीटा। तो हमें क्या बोल दिया गया कि इस ब्लॉक को मैंने छोड़ा, इस ब्लॉक पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, वेज पे कोई फ्रिक्शन नहीं। मैं बस बताना चाहता हूँ, है ना, कि वेक्टर्स का कंपोनेंट हमें कहाँ पे यूज आएगा।
क्या होता है कभी कभी उसका यूज कहाँ पे आने वाला है, अगर ये पहले जान लेते ना हम, तो चीज़ें सीखना, थोड़ा कनेक्ट करना ईजी हो जाता है। तो ये मास m है, तो न्यूटन अंकल ने तो हमें बताया था कि कायनात में कोई भी एक m मास की बॉडी रख दो तो उस पर एक फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स का। सबको पता है, 9th स्टैंडर्ड में देखा होगा ना, ये mg फोर्स इधर लगेगा। देखो फोर्स तो इधर लग रहा है, लेकिन हमें पता है ना कि अगर ऐसे कोई वेज पे है ना, ऐसे कोई प्लेन पे अगर हम इस ब्लॉक को डालेंगे तो ये ब्लॉक ऐसे तो नीचे, दो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे इधर लग रहा है, लेकिन इसकी मूवमेंट कुछ तो इधर होगी, राइट, मूवमेंट कुछ तो इधर होगी। और फोर्स लग रहा है इधर, ब्लॉक जा रहा है इधर, ऐसे कैसे भाई? देखेंगे है ना, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में इसको अच्छे से देखेंगे। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो मोशन है इसको ये वाला कंप्लीट फोर्स ड्राइव नहीं कर रहा है, इसका एक कंपोनेंट जो इसके अलोंग आने वाला है, फोर्स का एक कंपोनेंट एक इसके जो अलोंग आने वाला है, इस मास की मूवमेंट को वो ड्रैग करे। अगर अभी कुछ समझ नहीं आता है तो लोड नहीं लेने का, मैं जो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ाना चाहता हूँ उसको समझो। इसको हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में अच्छे से पढ़ेंगे, बट मैं सिचुएशन बता रहा हूँ कि कहाँ पे यूज आएगा। अगर इस ब्लॉक की मूवमेंट नीचे तो नहीं जाएगी, मतलब ब्लॉक इधर कहीं तो जाने वाला है, तब हम देखेंगे कि एक इसका कोई तो भी ऐसा कंपोनेंट होता है जिसको हम mg sin थीटा बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे mg sin थीटा। सिर्फ वही फोर्स है जिस इस मास को ड्राइव कर रहा है इस डायरेक्शन में। इजी, अभी समझ में नहीं आता, लोड नहीं है ना, ठीक है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आएगा तो बहुत डिटेल में एकदम प्यार से डायग्राम बना के पढ़ाऊंगा, है ना। बस अभी मैं फील देना चाहता हूँ कि ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हम क्यों पढ़ना चाहते हैं। चलो हमने देख लिया क्यों पढ़ना चाहते हैं, अब देखते हैं कि ये होता क्या है। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर होता क्या है। अच्छा, हमें किसी ने बोला कि ये मेरा कोई फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड है f। चलो मैं सिर्फ f लिख रहा हूँ, है ना, मॉड f नहीं लिखूंगा। ये f कोई फोर्स दिया हुआ है, f वेक्टर, जिसका कि मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है f, है ना। मैं बस f लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। यार हर बार ये वो एरो डालो, थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है ना। तो मैंने क्या बोला कि ये मेरा कोई फोर्स है, ठीक, ये बना रहा है मेरे x एक्सिस के साथ कोई थीटा एंगल। लेट इट बी x एक्सिस, लेट इट बी y एक्सिस, कोई भी चीज़ के साथ अगर ये थीटा एंगल बना रहा है ना, और ये y है, ठीक, और इसका क्या दिया हुआ है, हमें फोर्स दिया हुआ है F। तो हमें बोला कि तुम बताओ कि इस फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। बेसिकली अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक हमें पैरेललोग्राम जो लॉ था, राइट, उसके हेल्प से जो आई कैप था और जो जे कैप था, हमें दो वेक्टर दिए जाते थे, हम इनको जोड़ के एक तीसरा वेक्टर बनाते थे, हम बोलते थे यह हमारा आर है। तो बेसिकली हम आर को कैसे लिखते थे, आई कैप प्लस जे कैप। तो हम आर को लाते थे आई और जे की हेल्प से। अगर हमें आर दिया जाए और थीटा दिया जाए, है ना, तो हमें पूछा जा रहा है कि तुम बताओ कि अब इसका एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कंपोनेंट है और वाई एक्सिस के अलोंग क्या कंपोनेंट है। तो बेसिकली हम ऐसे दो फोर्सेस फाइंड करना चाहते हैं जो कि एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और उन दो फोर्सेस को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे ये वाला फोर्स मिलेगा। मतलब मैं ये कोई ऐसा फोर्स बताओ मुझे, ये वाला फोर्स और मुझे ये वाला फोर्स बताओ, क्या ये दो फोर्सेस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। देखो मतलब मैं इसको F1 बोल रहा हूँ, इसको F2 बोल रहा हूँ, है ना, ये इसको Fx बोल दूँ, Fx बोलता हूँ, इसको Fy बोलता हूँ। तो मुझे क्या बोला है कि मुझे कोई एक Fx और कोई Fy ऐसे फाइंड करके बताओ, ठीक, कि अगर मैं Fx वेक्टर प्लस Fy वेक्टर करूँ तो मुझे F वेक्टर आ जाए। सही है। क्या हमें F वेक्टर का डायरेक्शन पता है, दिया है हमें, थीटा दिया हुआ है ना एक्स एक्सिस के साथ। क्या हमें इसका मैग्नीट्यूड पता है, मतलब हमें कंप्लीट वेक्टर दिया हुआ है F। अब हमें क्या बोला गया है कि हमें F दिया हुआ है, हमें Fx और Fy फाइंड करके दिखाओ। ऐसे Fx और ऐसे Fy जो कि मैं Fx प्लस Fy करूँ तो मुझे F वेक्टर मिल जाए। तो बेसिकली देखो ना यार, पैरेललोग्राम लॉ, इसको पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर दो तो हमें ये रिजल्टेंट दिया हुआ है, राइट। हमें बस ये साइड्स के वेक्टर्स निकालने हैं। सही है। क्या ये रेक्टेंगल है क्या, ये अगर 90 डिग्री है तो, है ना, ये रेक्टेंगल है तो ओके। अगर मेरा ये Fy है, इसकी Fy लेंथ बोल रहा है ना, क्या ये भी लेंथ Fy हो जाएगी क्या। सही है। ओके, हमें ये थीटा दिया हुआ है, ये F दिया हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ और यहाँ पे इस ट्रायंगल को अच्छे से बना रहा हूँ।
सही है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत अच्छे से समझना है ना। अगर समझ में नहीं आता तो इस वीडियो को 10 बार देखो, एकदम घोट घोट के पी जाना इसको, ठीक। कोई अगर नींद में से हिला हिला के भी पूछे ना कि बताओ भाई इसका कंपोनेंट कैसे निकालते, तो हमें बताना आना चाहिए। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक। एकदम घोट के पी जाना इसको, मैं समझा रहा हूँ, है ना, ठीक है। समझने की अच्छे से कोशिश करो। कैसे, ये मेरा था एफ वेक्टर जो कि इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला तो मैंने इसको बोला एफ एक्स, और ये जो एफ वाई था ये लेंथ भी तो एफ वाई है। इजी। क्या इस ट्रायंगल में, है ना, हम एफ एक्स और एफ वाई निकाल सकते हैं क्या? इजी है ना। कैसे निकालूंगा? क्या मैंने बताया था क्या कि बगल वाला क्या होता है, इसका एफ कॉस थीटा होता है। फिर भी मैं एक बार कर रहा हूं, लेकिन याद रखना, ठीक है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में, इसको मिटा रहा हूं। कॉस थीटा क्या होता है इस ट्रायंगल में? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एफ एक्स अपॉन एफ, देखो एफ एक्स अपॉन एफ मुझे देगा कॉस थीटा, राइट। तो मेरे पास एफ एक्स क्या है, एफ कॉस थीटा। मैंने बताया था कि बगल वाला कॉस, सामने वाला साइन आता है, तो सिमिलर लॉजिक से मेरा एफ वाई आ जाएगा एफ साइन थीटा। सही है, मतलब हमारे पास इन दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स आ गए, और डायरेक्शन पता है हमें, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो डायरेक्शन होता है वो आई कैप होता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो होता है जे कैप होता है। तो क्या मैं इस फोर्स वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं क्या, एफ कॉस थीटा आई कैप एफ साइन थीटा जे कैप? बता, समझ में आया कि नहीं आया? इजी है, काफी इजी है ना। देखो ये मिटा रहा हूं, ठीक है। एफ एक्स सामने वाला कॉस थीटा, बगल वाला साइन थीटा, मैं ऐसे याद रखता हूं। सॉरी, बगल वाला कॉस, सामने वाला साइन, ठीक। एफ एक्स अपॉन एफ था कॉस थीटा, मेरा एफ एक्स बन गया एफ कॉस थीटा। एफ वाई अपॉन एफ था मेरा साइन थीटा, तो मेरा एफ वाई बन गया एफ साइन थीटा। इजी। तो ये आ गया मेरा फोर्स वेक्टर। क्या मैंने इस फोर्स को, जो हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया था और डायरेक्शन दिया था, इस फोर्स को मैंने दो फोर्सेस में तोड़ दिया। कौन से दो फोर्सेस? ऐसे दो फोर्सेस जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। अगर ये x नहीं होता और ये y नहीं होता तब भी मैं इस चीज को कर सकता था। हम कैसे करेंगे? जो बगल वाली लाइन होगी उस पर हम इसका कॉस वाला कंपोनेंट लेंगे, और जो परपेंडिकुलर वाली लाइन होगी, लाइक ये परपेंडिकुलर है, उस पर हम उसका साइन कंपोनेंट लेंगे। इजी, काफी इजी है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, है ना, एक एग्जाम्पल की तरफ से, ठीक है। इसको अच्छे से नोट करना, और मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर ये चीज वेक्टर में समझ नहीं आई तो मैकेनिक्स तो भूल ही जाना बेटा, है ना। मैकेनिक्स कुछ समझ में नहीं आएगी, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में सिर्फ सर खुजलाओगे, है ना, बाकी कुछ नहीं करोगे। तो मैं चाहता हूं कि इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से तुम समझ के ले लो, और रटने की बजाय इसको समझो। क्या है कि बस हमें अगर कोई एक ऐसा फोर्स दे देता है, और अगर कोई हमें ऐसा थीटा एंगल दे देता है, तो कोई सिर्फ ये फोर्स के लिए नहीं, कोई भी वेक्टर के लिए कर सकता हूं। मैंने फोर्स के लिए बताया, क्यों? फोर्स में हम इसका ज्यादा एप्लीकेशन करेंगे। कोई भी एक ऐसा वेक्टर दिया होगा तो मैं क्या करूंगा, इसके अलॉन्ग एक वेक्टर बना सकता हूं। इसका मैं क्या बोलूंगा, इसके अलॉन्ग एक वेक्टर बना सकता हूं जिसको मैं बोलूंगा एफ कॉस थीटा आई कैप, और इसके अलॉन्ग एक वेक्टर बोल सकता हूं मैं जिसको बोलूंगा एफ साइन थीटा जे कैप। और मैंने क्या बोला, मैंने एक फोर्स को दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया। 3 में भी कर सकते हैं, 3D में, है ना, अपन देखेंगे उसको। ओके, 2D वाला ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा काम में 2D वाला आएगा, इसलिए मैंने 2D पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। 3D वाला शायद कहीं आ जाए, है ना, बट 2D वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो मैंने क्या किया, जो मुझे फोर्स वेक्टर दिया गया था, मैंने उस वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में किया, मैंने उसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। कौन सा कंपोनेंट? एक कंपोनेंट जो कि इसके बगल वाले लाइन में जा रहा है, और दूसरा कंपोनेंट ये जो बगल वाली लाइन थी उसके परपेंडिकुलर लाइन में जा रहा है। सही है, इजी है। इस पे एग्जाम्पल कर रहा हूं, नोट करके लेना वीडियो पॉज करके, है ना। और इसको चाहे तो 10 पेन से गोद दो, ऐसा, है ना, कि रेड पेन, ब्लू पेन, तुम्हारा जितने भी टाइप का पेन, इसको अच्छे से इंपॉर्टेंट ऐसे लिखना और समझ के लेना। इजी, ओके। चलो नोट डाउन करो जल्दी से, मिटा रहा हूं मैं, है ना, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट्स हमने कैसे निकाले? म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकालेंगे, ठीक। चलो एक एग्जाम्पल कराता हूँ, और वो एग्जाम्पल कराने के बाद मैं दिखाता हूँ कि फिजिक्स में एक्चुअली इसकी कैसे हेल्प होती है। ओके, फिजिक्स में यार देखो,
विजुअलाइजेशन है ना, विजुअलाइजेशन सीखो। फिजिक्स बहुत आसान लगेगा, बस रियल लाइफ से कनेक्ट करना है। तुम्हारे आजू बाजू जो चीज़ें हो रही है वही फिजिक्स है, बाकी कुछ नहीं है ना। ओके चलो मैं पहले एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ तुम्हें कि जो tan 37 डिग्री होता है वो होता है 3/5। इस चीज़ को भी याद रख लो यार। क्यों? जब हम HC वर्मा सॉल्व करेंगे ना, HC वर्मा, तो HC वर्मा 37 डिग्री को भी एक स्टैंडर्ड एंगल मान लेता है। हम नहीं मानते, बट tan 37 डिग्री की वैल्यू होती है 3/5। याद रख लेना HC वर्मा सॉल्व करने में। सॉरी, इसे 3/4 है ना। HC वर्मा में tan 37 डिग्री 3/4, मैंने 5 गलती से लिख दिया। ओके, याद रख लो, जब HC वर्मा सॉल्व करेंगे बहुत यूज आएगा, है ना। ठीक है, चलो इसको हटा रहा हूं। अब इसको यूज करके एक एग्जांपल देता हूं मैं। अच्छा, तो हमें कोई एक ऐसा प्लेन दिया है, प्लेन है ना, ये ब्लॉक है, ठीक, और इस पे कोई फोर्स लग रहा है ऐसे F, और ये 37 डिग्री पे लग रहा है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ, मैंने ऐसा कन्वेंशन लिया कि मैं इस डायरेक्शन को x एक्सिस बोलता हूँ और इस डायरेक्शन को y एक्सिस बोलता हूँ, तो इस फोर्स के कंपोनेंट निकाल के दिखाओ x एक्सिस और y एक्सिस में। मतलब इस ब्लॉक पे ऐसा कोई फोर्स निकालो, इस ब्लॉक पे कोई ऐसा कोई फोर्स निकालो, राइट। बस इस फोर्सेस को दो फोर्सेस में ऐसे तोड़ दो, दो फोर्सेस ऐसे कि जिनको मैं ऐड कर दूं तो मुझे ये वाला रिजल्टेंट मिल जाए। सही है, इजी। हमने पढ़ा है बगल वाला कॉस, राइट, बगल वाला कॉस, तो मैं इसको बोल सकता हूँ F cos 37 डिग्री। चलो इसकी कोई वैल्यू ले लो, F इक्वल्स 5 न्यूटन दिया है ना। ओके, और ये इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, ये आई कैप हो गया मेरा, राइट। दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। ये वाला कैसे हो जाएगा, ये वाला सामने वाला है बेसिकली, राइट। तो जो बगल वाला होता है वो कॉस है, तो बचा हुआ साइन आ जाएगा, तो इसको F sin 37 डिग्री ले जाओ। अगर तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया तो इसका पैरेललोग्राम लॉ बनाओ, जैसे मैंने डिराइव किया है, तुम भी इसको लाने की कोशिश करो। लेकिन इसको याद रख लो, जो बगल वाला है, बगल वाला, राइट, इसको मैं हमेशा कॉस लिखूंगा। और बगल वाला कौन सा, एंगल के बगल वाला। भाई इसको ऐसे भी ट्रिक किया जा सकता है ना, कि तुम्हें ये वाला फोर्स दिया जा सकता है और तुम्हें बोला जा सकता है कि 37 डिग्री माइनस ये कितना होता है, 43, क्या 53 है ना। अगर ये एंगल 53 डिग्री है तो इसका ये कंपोनेंट बताओ और ये कंपोनेंट बताओ। क्या ये दोनों सिचुएशन सेम ही है क्या? देखो, तो इसमें मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिख सकता हूं इसके बगल वाला जो एंगल दिया है उसके बगल वाला कॉस होता है। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं F cos 53 डिग्री प्लस इसको J कैप लिखूंगा, राइट, और F sin 53 डिग्री I कैप। समझ रहे हो, ये सिचुएशन और ये सिचुएशन एग्जैक्ट सेम है। वेट, इट शुड बी 43 हो, 4 3 7 8 5 3 8, ओके करेक्ट है ना। तो जो भी एंगल दिया हुआ है हमें, ये थीटा, राइट, तो जो थीटा दिया हुआ है उसके बगल वाला, मतलब अगर इस चीज को ऐसे दिया जाएगा, ये फोर्स है और ये थीटा दिया हुआ है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये वाला कंपोनेंट मेरा कॉस आएगा और ये वाला कंपोनेंट मेरा साइन आएगा। इजी टू अंडरस्टैंड, नथिंग न्यू, हमें पता है। इसको थीटा लिखो या इस चीज को π/2 माइनस थीटा लिखो, 90 डिग्री माइनस थीटा, दोनों सेम ही चीजें है। सही है, इजी है। तो अच्छा, इसका अल्टीमेट आंसर भी निकालो यार। तो इसका एक्स एक्सिस के अलावा कंपोनेंट कितना हुआ, ये आई कैप है, राइट। ओके, अगर tan 37 डिग्री 3/4 है तो cos 37 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? तो cos 37 कितना आएगा, निकाल के देखो, 4/5 आता है। कैसे निकालते हैं हम इसको ऐसे करते हैं ना, ये मेरा 37 डिग्री होता है, मैं इसको 3 बोलूँगा, इसको 4 बोलूँगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 5 बोलूँगा, तो जो cos 37 आएगा वो आएगा 4/5, और sin 37 डिग्री आएगा 3/5। तो इस चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ मैं, F cos 37 डिग्री था तो 5 इंटू 4/5, ये कितना आया 4। इसको कैसे लिखूंगा, 5 इंटू 3/5, तो इसको लिखूंगा मैं 3। ईजी है, राइट, बहुत ईजी है ना। अगर कोई एंगल पे हमें फोर्स दिया जाएगा
तो हम उनको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो कंपोनेंट्स ऐसे जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और इन दो कंपोनेंट्स को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे एक रिजल्टेंट मिलेगा जो मेरे इस फोर्स के अलॉन्ग लाई करेगा। सही, इजी। चलो फिजिक्स का एप्लीकेशन बता दो। मैं जो यूज तुम्हें बताया था ना, राइट, तो उस यूज को एक बार मैं अच्छे से बता देता हूँ। अच्छा, क्या ज़रूरी है क्या कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल हो? नहीं, राइट। चलो इस चीज़ का भी एग्जांपल कर लेते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलो मान लो कोई ऐसी लाइन दी हुई है, राइट, इस लाइन के साथ कोई बंदा ऐसे कोई फोर्स लगा रहा है, ऐसे फोर्स लग रहा है 30 डिग्री, ओके, और हमें फोर्स की वैल्यू दी गई है सम, लेट्स टेक 10 न्यूटन, ओके, फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन। तो हमें बोला गया कि इस डायरेक्शन के अलॉन्ग एक फोर्स निकालो और इस डायरेक्शन के अलॉन्ग एक फोर्स निकालो। क्या बोला गया? इस डायरेक्शन के अलॉन्ग इस फोर्स का कंपोनेंट निकालो और इस डायरेक्शन के अलॉन्ग इस फोर्स का कंपोनेंट निकालो। हमने बोला सही है। जरूरी नहीं है कि मेरा जो एक्स और वाई है वो ऐसा ही अज्यूम करूं, यार वो तो तुम्हारे मानने पे है, तुम इसको ऐसा मानो या इस चीज को एक्स वाई मान लो, क्या फर्क पड़ता है? क्या इससे कैसे फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो मैं इस चीज को कैसे लिख सकता हूं? मैं बोलूंगा इसका f cos 30, बगल वाला cos, राइट, तो ये है मेरा f cos 30 इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में मेरा जाएगा f sin 30। f की वैल्यू डाल दो, sin थीटा की वैल्यू डाल दो, ठीक है, इजी। तो जरूरी नहीं है कि मेरा x और y है वो हॉरिजॉन्टली हो, राइट, मैं उसको कैसे भी रोटेट कर सकता हूं, ऐसे वैसे, है ना, अपने हिसाब से रोटेट कर लो, जहां पे कंफर्ट दिखे, जहां पे कैलकुलेशन इजी हो जाए वैसे उसको x और y को अरेंज कर लेना, है ना, इजी। तो मैंने जो ब्लॉक वाली सिस्टम तुम्हें बोली थी उसमें देखते हैं कि फिजिक्स में इसका कैसे यूज होने वाला है ना। चलो भैया देख लेते एक बार। ये मैंने ऐसा वेज दिया था, राइट, और बोला था कि ये मेरा थीटा एंगल है, ऐसे ही बोला था ना, ये थीटा एंगल है मेरा, और यहाँ पे कोई मास रखा हुआ है ऐसे यम। मैंने क्या बोला था, इस पे mg इधर लग रहा है ऐसे, लेकिन ब्लॉक की मूवमेंट वो इधर हो रही है, इधर। तो मैं क्या करना चाहूँ, चलो पहले ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं, ये वाला, है ना, ये थीटा है तो ये कितना आएगा, ये π/2 माइनस थीटा आएगा क्या? इसको मैं 90 माइनस थीटा लिख दूँ क्या? ईजी है ना, ये 90 डिग्री था, ये थीटा था, ये 90 माइनस थीटा हो गया। ओके, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो मैं अगर इसके एक परपेंडिकुलर लाइन बनाता हूँ ऐसे, ये क्या है, ये इस चीज़ के परपेंडिकुलर है। कंस्ट्रक्शन देखना, मैंने यहाँ पे बड़ा कर दूँ क्या, यहाँ पे बड़ा वाला कर रहा हूँ, इस पॉइंट को मैंने ऐसे नीचे डाला, ये वाला एंगल आया मेरा π/2 माइनस थीटा विच इज़ 90 माइनस थीटा, राइट, इसको मैं 90 माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक कंस्ट्रक्शन ऐसा कर दिया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हो जाएगा क्या, ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। इजी, समझ में आ रहा है? तो बेसिकली अपना ये वाला थीटा आ रहा है, मैंने बस इस चीज को यहाँ पे मैग्नीफाई कर दिया, ओके, ठीक है। तो ये फोर्स मेरा mg यहाँ पे लग रहा है। अब मैंने क्या बोला कि मुझे इस mg इज अ फोर्स वेक्टर, राइट, दिस इज अ वेक्टर एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे कोई थीटा दिया हुआ है ना, ये जो थीटा था, ये यहाँ पे थीटा, मैंने क्या किया, देखो कंस्ट्रक्शन से निकाला, ये π/2 माइनस थीटा आया, ये थीटा आया, mg डाउनवर्ड्स लग रहा है। अब मैं तुम्हें बोलता हूं कि मुझे mg के कंपोनेंट बताओ, एक कंपोनेंट इसके अलॉन्ग और एक कंपोनेंट इसके अलॉन्ग। बेसिकली ये क्वेश्चन कैसा है, एक वेक्टर ऐसा लग रहा है, तो तुम मुझे इस वेक्टर के ऐसे कंपोनेंट निकाल के दिखाओ। ये mg हमें पता है, जिसके साथ एंगल बनाता है उस एंगल का कॉस यहाँ पे जाता है, तो ये बन जाएगा mg cos थीटा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में आएगा मेरा mg sin थीटा। इजी है क्या, ये चीज समझ सकते हो? जिसके साथ भी एंगल बना रहा है उसका कॉस, जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा है उसका साइन। ये एंगल इसके साथ बन रहा है तो इसके साइड मेरा आएगा इस फोर्स वेक्टर का mg cos थीटा कंपोनेंट, सही है। तो मैं यहां पे mg cos लिख रहा हूं, और इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है mg sin थीटा। तो क्या मैंने ऐसा लिखाया था कि mg sin थीटा लगता है, बल्कि, है ना, लिखाया था ना, राइट। मैं इसको सबको रब कर रहा हूं,
सबको नोट डाउन करना, अपने कॉपी में भी इन चीज़ों को मैग्नीफाई करो। यही चीज़ें हैं बाद में जब रिवीजन के लिए काम आएगी, है ना। ओके कूल, इसको रब कर रहा है ना। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, मैंने बोला था ना कि अगर तुम ब्लॉक को छोड़ दोगे तो ब्लॉक अलोंग द प्लेन रोटेट करेगा। वो अलोंग द प्लेन क्यों जाता है ऐसे, सॉरी रोटेट नहीं, ट्रैवल करेगा। देखो बाद में हम पढ़ेंगे ना, एक नॉर्मल रिएक्शन नाम का फोर्स होता है, ठीक, वो इस फोर्स को बैलेंस कर देता है। मैं क्या कर रहा हूँ, mg लिखने के बजाय जो mg यहाँ पे लग रहा था, राइट, उसको लिखने के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे दो फोर्सेस बना रहा हूँ, mg साइन थीटा। क्यों, अगर मैं mg साइन थीटा प्लस mg कॉस थीटा ऐसे परपेंडिकुलर है दोनों से, उनको ऐड कर दूँ तो मुझे एक रिजल्टेंट फोर्स होगा जो कि मेरा mg होगा। तो बाद में हम पढ़ेंगे कि n और mg को बैलेंस कर देता है। अभी समझ में नहीं आता तो लोड नहीं लेने का। तो ये जो ब्लॉक इधर ट्रैवल कर रहा है ना, वो क्यों ट्रैवल कर रहा है, जो mg साइन थीटा का कंपोनेंट है वो इसको इधर ट्रैवल करने के लिए मजबूर कर रहा है। सही है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में इसको बहुत प्यार से देखने वाले अपन, है ना, बहुत डिटेल में देखेंगे। बस मैं अभी तुम्हें फील दिखाना चाहता हूं कि ये कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स का यूज फिजिक्स में कहां पे आएगा। सही है, इजी है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो हम कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, बस हम देखेंगे कि फोर्स कैसे निकला है, राइट। फोर्स के साथ साथ हम एंगल फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा एंगल उसके साथ आ रहा है, जिसके साथ भी एंगल बना रहा है। देखो mg cos थीटा, ये mg था, ये mg इसके साथ थीटा एंगल बना रहा था, जहां पे थीटा बना रहा है उसके साथ mg cos, जिसके साथ थीटा नहीं बना रहा है उसके पास mg sin थीटा कंपोनेंट चले जाए। इजी, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे अपन इसके ऊपर, है ना, उससे और ज़्यादा कंफर्ट बढ़ेगा। लेकिन इस चीज़ को भैया अच्छे से समझ के ले लो, है ना। ये लेक्चर अगर समझ में नहीं आता तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, 1000 बार देखो, लेकिन जब तक ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता आगे नहीं बढ़ना। अगर ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता तो मैकेनिक्स तो भूल ही जाना बेटा, है ना। कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं ऐसे फोर्सेस के कंपोनेंट बना रहा हूँगा कि देखो इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और तुम बस ये वेक्टर्स के साथ ही खेलते बैठ रहोगे, यार कौन सा कॉस लूँ, कौन सा साइन लूँ, ये कौन सा डायरेक्शन लूँ, कौन सा नहीं लूँ। ये वाला कंफ्यूजन वहां पे नहीं चाहिए। मैंने बोला है तुम्हें एग्जाम में एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास 1 मिनट 15 सेकंड है नीट वाले के लिए, राइट, और 2 मिनट से हल्का सा ज्यादा, राइट, 2 मिनट से हल्का सा ज्यादा क्वेश्चन है तुम्हारे पास जेई में सॉल्व करने के लिए। तो तुम तुम्हारा टाइम इन चीजों पे वेस्ट नहीं करना चाहोगे। कौन सी चीज है कि ये एंगल थीटा फाइंड करूँ, फिर उसका कंपोनेंट ले लूँ, एकदम फटाक से आना चाहिए। जिसके साथ एंगल बना रहा है उसका कॉस, जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा है उसका साइन। इसका प्रूफ भी बताया मैंने, इसको डिराइव करके बताया। अच्छे से विजुअलाइज करो, अंडरस्टैंड करो, फिर ही आगे बढ़ो। ओके, इजी, ठीक है। क्या आज के लेक्चर के लिए बहुत हो गया क्या, है ना। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा स्टफ है आज के लेक्चर में, बट इट्स ओके। अच्छे से करना इस चीज़ों को, ओके। चलो, ऑल द बेस्ट। और आज रात को मैं जो अपनी टेस्ट हुई थी रिसेंट, उस पर डिस्कशन कर रहा हूँ लाइव डिस्कशन सेशंस में, है ना। तो हमने जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया लाइव डिस्कशन सेशन का, मैं उसको काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। आई होप यू गाइज आर ऑल्सो इन्जॉइंग इट, है ना। तो उसमें जो भी तुम्हारे डाउट्स है तुम लाइव पूछते करो। जैसे इट्स लाइक अ जूम लाइक फीचर, है ना, जो मैंने ऐप में इंटीग्रेट किया हुआ है। फाइन, तो चलो आज इवनिंग को मिलता है, टेस्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और तुम्हारे जो भी डाउट्स है उनको क्लियर करने की कोशिश करें। ऑल द बेस्ट।